नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कक्षा 12th के हाल ईयरली के पेपर्स के बारे में। 2022 जो 23-24 का जो पेपर होने वाला है अपने, उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। दोस्तों राजनीतिक विज्ञान यानी पॉलिटिकल साइंस का पेपर के बारे में हम लोग बात करेंगे। दोस्तों 70 नंबर का आपका पेपर आएगा, पूरा 3 घंटे 15 मिनट का समय रहेगा। उससे पहले दोस्तों मैं बात करता हूँ कि राजनीतिक विज्ञान 2023-24 का जो पेपर है उसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले एक इंपॉर्टेंट सूचना आप सभी के लिए, आप लोग ध्यान से सुन लीजिए दोस्तों। काफ़ी सारे स्टूडेंट कहते हैं सर आप वीडियो में कुछ क्वेश्चंस के आंसर नहीं बताते हो, तो वीडियो में सभी क्वेश्चंस के आंसर बताना पॉसिबल नहीं है और ना ही पॉसिबल है हर पेपर का वीडियो बना पाना। तो इसलिए मैं आपको रिकमेंडेड करता हूँ कि आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। अभी तो बिल्कुल फ्री है, जहाँ पे आपको सभी जिलों के प्रत्येक जिले के अलग अलग आपको पेपर मिलते हैं। नीचे नाम भी लिखा होता है इस जिले का पेपर है और विद आंसर्स की आपको मिलते हैं। तो आप लोग वहाँ से ज्वाइन करके सारे नोट्स सब कुछ आप वहाँ से पा सकते हो बिल्कुल फ्री में। अभी तक तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसका लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में ऊपर ऊपर पिन कर दिया। फिर स्टडी पॉइंट बीकानेर के नाम से आप लोग सर्च कर सकते हो। भाई एक छोटा सा काम आप कर देना, वो है इस चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपके एग्ज़ाम आने वाले और एग्ज़ाम में हर वीडियो जो है वो मैं अपलोड करता हूँ आपकी सही जानकारी के लिए। बिल्कुल आप लोग दोस्तों इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अब दोस्तों शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले दोस्तों राजनीतिक विज्ञान का पेपर के बारे में बात करेंगे, जिसमें सबसे पहले तो यहाँ पर आपके पे आएंगे ऑब्जेक्टिव यानी MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपके आएंगे। उस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में सबसे पहला क्वेश्चन यही है कि दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन क्या कहलाता है। यानी दोस्तों दक्षिण के जो पूर्व है, ठीक है, दक्षिण में भी है और पूर्व में भी है। आप अच्छी तरीके से देखो, एशिया एशिया किधर रहेगा दोस्तों। एशिया जैसे ये मैंने बना रहा हूँ, मान लो मानचित्र है, ये मैंने कह दिया एशिया है फॉर एग्जाम्पल, वो तरफ मैप बनाया है। इसमें दोस्तों दक्षिण किधर आएगा, तो मैप में दोस्तों दक्षिण किधर होता है, इधर होता है। और इन दक्षिण और किसका पूर्व, पूर्व भी इधर होता है। तो ये जो राष्ट्र है इनका समूह क्या कहलाता है दोस्तों, इनका समूह कहलाता है सार्क। बिल्कुल दोस्तों, ठीक है। और सार्क के आसियान आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। क्योटो प्रोटोकॉल कब से लागू हुआ दोस्तों, 1997 से लागू हुआ था। और राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों, तो फजल अली थे। और इस आयोग को दोस्तों फजल अली आयोग भी कहते हैं। क्या कहते हैं, फजल अली आयोग भी इसको कहते हैं। और भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है दोस्तों, तो नियोजित जो अर्थव्यवस्था है भारत की वो किस पर आधारित है दोस्तों, मिश्रित अर्थव्यवस्था पर आधारित है। फिर दोस्तों अगला है ताड़ी विरोधी आंदोलन किस राज्य से संबंधित है, तो दोस्तों ताड़ी विरोधी जो आंदोलन है वो दोस्तों आंध्र प्रदेश से संबंधित है। फिर आगे चलते हैं कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता क्या था दोस्तों, उसकी प्राथमिकता था उद्योग और पहली की प्राथमिकता था कृषि। यानी इसका राइट आंसर आपकी बी यानी बै हो जाएगा। इंडस्ट्री इसका जो है फर्स्ट प्रायोरिटी थी, ठीक है, दी प्रायोरिटी ऑफ सब्जेक्ट ऑफ सेकंड 5 ईयर प्लान। फिर दोस्तों आगे चलते हैं, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था दोस्तों, राम मनोहर लोहिया ने दिया था। राम मनोहर लोहिया ने जिसका दिया था स्लोगन दिया था कंप्लीट रिवॉल्यूशन का, डॉक्टर लोहिया ने। फिर दोस्तों आगे चलते हैं, हेगेमनी यानी वर्चस्व जो आपका है, हेगेमनी यानी जो है आपकी सुपरमेसी जो है, इज़ द वर्ल्ड ऑफ विच लैंग्वेज, ये जो वर्ड है वो किस लैंग्वेज का है दोस्तों, तो ये जो हेगेमनी शब्द है ये दोस्तों किस भाषा का है, जापानी भाषा का शब्द है, ठीक है, जैपनीज भाषा का शब्द है। तीसरी दुनिया से दोस्तों क्या अर्थ है, यानी व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ थर्ड वर्ल्ड। दोस्तों थर्ड वर्ल्ड का मतलब क्या होता है, ए ग्रुप ऑफ डेवलपिंग एंड अंडर डेवलप्ड कंट्रीज, यानी विकासशील और अल्प विकसित देशों का समूह है। फिर दोस्तों आगे बात करते हैं, दक्षिण यानी सार्क का प्रथम सम्मेलन जो है वो किस देश में हुआ था, शायद दोस्तों नेपाल में हुआ था, मैं कंफर्म पता नहीं, बाकी आप लोग कमेंट बॉक्स में बता देना। दोस्तों वैश्वीकरण क्या है, पूंजी का प्रवाह है, बिल्कुल दोस्तों। वस्तुओं का प्रवाह है, विचारों का प्रवाह, यानी सभी इसमें होते हैं। यानी ग्लोबलाइजेशन क्या है, द फ्लो ऑफ कैपिटल्स, द फ्लो ऑफ गुड्स, द फ्लो ऑफ आइडियाज, ऑल ऑफ अबो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों आगे चलते हैं, रिक्त स्थानों को आप लोगों को भरना है, फिल इन द ब्लैंक्स। भारत ने के साथ 1971 में एक 20 वर्षीय सैन्य संधि पर हस्ताक्षर किए थे। किसके साथ किए दोस्तों, इंडिया साइंड द 20 ईयर्स जो है मिलिट्री ट्रीटी विथ दोस्तों रसिया हो जाएगी। क्या आंसर होगा, रसिया के साथ, या फिर आप मान सकते हो सोवियत संघ यानी USSR, सोवियत संघ रूस के साथ। उस समय रसिया नहीं था, सोवियत संघ रूस था। 14-15 अगस्त को
1939 की मध्य रात्रि के वक्त पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में कौन सा भाषण दिया गया था? ऑन 14 अगस्त मिडनाइट पंडित जवाहरलाल नेहरू गिव ए स्पीच हेल्ड, उसको स्पीच को क्या करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में दिया था, उसको कहते हैं दोस्तों, उसको कहते हैं ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी भी कहते हैं, और भाग्यवधु से चिर प्रतीक्षित भेंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी और भाग्यवधु से चिर प्रतीक्षित भेंट। दक्षिणपंथी जो विचारधारा अर्थव्यवस्था को प्रेरित करती है दोस्तों, दक्षिणपंथी जो विचारधारा है दोस्तों, वो आपके जो है आपकी इन सामाजिक जो अर्थव्यवस्था यानी समाजवादी जो अर्थव्यवस्था को प्रेरित करती है। जय जवान जय किसान का नारा दोस्तों किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने दोस्तों दिया था। लाल बहादुर शास्त्री ने ये नारा दिया था। युद्ध की आशंका को रोकने की सुरक्षा की नीति को क्या कहते हैं दोस्तों? अपरोध कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? अपरोध कहते हैं इसको, अपरोध। फिर दोस्तों शोक थेरेपी से क्या अभिप्राय है? शोक थेरेपी से अभिप्राय घाव पहुंचाकर उपचार करना या चोट लगाकर उपचार करना। सोवियत संघ के विघटन के समय राष्ट्रपति कौन थे? मिखाइल गोर्बाचेव थे। क्या दोस्तों? सोवियत संघ का जब विघटन हुआ था उस समय उसके राष्ट्रपति कौन थे? ठीक है दोस्तों। फिर आता है लोकसभा के पहले आम चुनाव में 16 सीटें जीतकर कौन सी पार्टी दूसरे स्थान पर रही थी? दोस्तों वो रही थी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, CPI। ठीक है। श्रीलंका के उग्र तमिल संगठन का नाम दोस्तों क्या है? यानी व्हाट इज़ द नेम ऑफ मिलिटेंट तमिल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ श्रीलंका? तो उसका नाम दोस्तों है लीटे। क्या नाम है दोस्तों? लीटे नाम है उसका। ठीक है। फिर दोस्तों निरस्त्रीकरण का दोस्तों अर्थ है ये, यानी एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ डिस्क्रिमिनेट, यानी किसी भी अस्त्र शस्त्र का प्रयोग नहीं करना। 1972 में महाराष्ट्र में दलित युवाओं के किस संगठन का निर्माण किया गया दोस्तों? ये दोस्तों दलित पैंथर्स के नाम से निर्माण हुआ था, और ऑर्गेनाइजेशंस था जो कि दलित यूथ होप था। ठीक है, दलित पैंथर्स के नाम से इसका हुआ था। देश की आज़ादी के समय प्रमुख चुनौती क्या थी दोस्तों? देश की व्हाट इज़ द वेयर ऑफ मेजर चैलेंज ऑफ द टाइम एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ द कंट्री? तो उसमें क्या थी? एक तो आपके लिए थी यानी एक तो आपके लिए थी एकता। ठीक है। फिर दोस्तों दूसरा था आपका शासन को कैसे चलाया जाए। तीसरा था दोस्तों विकास। चौथा था विस्थापन। इस प्रकार से बहुत सारी चुनौतियां थी। आतंकवाद का आशय स्पष्ट कीजिए। टेररिज्म का दोस्तों जो है यानी एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ टेररिज्म। टेररिज्म क्या होता है? आतंकवाद यानी सामान्य जो लोगों के बीच में डर या आतंक या भय उत्पन्न करने को आतंकवाद कहते हैं। ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम किस देश के द्वारा चला गया था दोस्तों? ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम चलाया गया था अमेरिका के नेतृत्व में, जो उसको इराक से कराने के लिए। पारंपरिक सुरक्षा से क्या हासिल है? यानी सुरक्षा के जो पुराने तरीकों को, तौर तरीकों को वही अपनाए जाएं। 1971 के चुनाव यानी आप पारंपरिक सुरक्षा से यानी देश की सीमा सुरक्षा हम पारंपरिक सुरक्षा मानते हैं। ठीक है। 1971 की चुनाव में कांग्रेस ने कौन सा नारा दिया था? कांग्रेस ने 1971 के चुनाव में गरीबी हटाओ का नारा दिया था। समाजवादी दलों एवं कम्युनिस्ट पार्टी की कोई एक अंतर था? ये समाजवादी दलों और कम्युनिस्ट पार्टी में क्या अंतर है? कम्युनिस्ट पार्टी थोड़ी सी उग्रवाद की तरफ जाती है। ठीक है। एशिया और अफ्रीका के नव स्वतंत्र देशों के सामने सुरक्षा की कौन कौन सी चुनौतियां हैं? कोई दो को समझाइए। यानी जो देश नए आज़ाद हुए थे, पहली बात तो ये कि पहली बात तो अभी तक तो उनको मतलब हो ही नहीं पाए थे, उससे पहले ही उनके सामने जो है ये वर्चस्व का जो है आपके हो गया था। और वर्चस्व ये था कि पूरी जो देश थे वो दो भागों में बंट रहे थे। एक तो आप USSR की तरफ जा रहे थे, और दोस्तों एक जो है वो आपकी USA की तरफ जा रहे थे। ठीक है दोस्तों। और रियो सम्मेलन जो है उसके दो परिणाम बताइए। यानी रियो जो सम्मेलन हुआ था ब्राज़ील में, उसके क्या क्या परिणाम निकले। फिर दोस्तों भारत चीन युद्ध, ये हम लोग करेंगे थोड़ा सा, यहाँ उसको थोड़ा सा हम लोग कर लेते हैं, इसको बहुत ही अच्छे तरीके से इसको करने वाले हैं। सबसे पहले भारत चीन युद्ध 1962 में हुआ था। 1962 में ताशकंद समझौता 1966 में हुआ था। शिमला समझौता दोस्तों कब हुआ था? शिमला समझौता यानी पंचशील की घोषणा तो आपकी कब हुई थी? पंचशील की घोषणा कब हुई थी? 1954 में। और शिमला समझौता 1972 में आपके संपन्न हुआ था। शिमला समझौता बांग्लादेश वाला वो वाला समझौता था। ठीक है। ताशकंद जो आपका पाकिस्तान भारत का, भारत चीन वाला पता ही है। पंचशील यानी भारत चीन के पहले वाले थे वो वाले। फिर दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ को सशक्त बनाने हेतु उठाए गए दो कदम बताइए।
यानी मेंशन द 2 स्टेप्स टेकन टू स्ट्रेंथन द यूएनओ को जो है सशक्त बनाने के लिए। तो 2 कदम पहला तो सभी देश जो है वो संधियाँ बनाई गई वो वाली, ठीक है। हरित क्रांति क्या है, इसके 2 प्रभाव लिखिए। व्हाट इज़ द ग्रीन रेवोल्यूशंस, यानी बहुत ही तेज़ी से पैदावार में वृद्धि करना, ये आप अच्छे तरीके से जानते हैं। 2 प्रभाव क्या हुए इसके, 2 प्रभाव ये हुए कि गेहूं की पैदावार में अत्यधिक वृद्धि हुई और इसका लाभ कुछ राज्यों तक ही सीमित रहा। दलित पैंथर्स की किन्हीं 2 गतिविधियों पर प्रकाश डालिए, यानी सामाजिक जो गतिविधियों पर उन पर डाल सकते हो। आज की चीनी अर्थव्यवस्था नियंत्रित अर्थव्यवस्था से किस तरह अलग है, ठीक है। चीनी अर्थव्यवस्था जो है उसमें खुलापन था, खुला बाजार था, कंट्रोल्ड इकोनॉमी नहीं थी, बल्कि चाइनीज़ इकोनॉमी में क्या था, वहाँ पर जो एक तरीके से ओपन इकोनॉमी थी। आप पर्यावरण आंदोलन के स्वयंसेवक के रूप में किन कदमों को उठाना पसंद करेंगे? सबसे पहले सामाजिक जन जागृति लाने का प्रयास करेंगे, सबसे पहले खुद में जन जागृति लाने का प्रयास करेंगे, पेड़ पौधे लगाएंगे, खुद श्रम करेंगे, फिर समाज में जागृति जगाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। नेशनल फिश वर्कर्स फोर्स के विषय में क्या जानते हैं? व्हाट डू यू नो अबाउट द नेशनल फिश वर्कर्स फोर्स, यानी जो आपके मछुआरे थे उनके हकों के लिए लड़ाई लड़ने वाली नेशनल फिश वर्कर्स फोर्स हो गई। फिर दोस्तों शीत युद्ध क्या है, इसके प्रमुख कारण बताइए। दोस्तों बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आया है, यानी जब एक तरीके से किसी ने कहा था कि कलम और कागज़ से लड़ा जाने वाला युद्ध शीत युद्ध, यानी जिसमें कुछ होता नहीं है, बस बातें होती है, युद्ध का भय बना रहता है, बस युद्ध होता नहीं है, उसे कहते हैं शीत युद्ध। और उसके कारण क्या क्या थे, यानी यूज आप बता सकती हो कि यूएसएसआर और इन दोनों की महत्वाकांक्षाएं, बहुत और भी बहुत सारे कारण हैं। वैश्वीकरण से क्या अभिप्राय है, इसकी अच्छे और बुरे प्रभावों को आप लोगों को स्पष्ट करना है। शीत युद्ध की समाप्ति के पश्चात भारत रूस संबंधों का विवरण कीजिए, ठीक है। शीत युद्ध किस प्रकार से दोस्तों समाप्त हो गया था, उसके बाद भारत और रूस के जो संबंध थे उनका आप लोगों को विवरण देना है। मंडल कमीशन अथवा मंडल आयोग की नियुक्ति क्यों की गई, इसकी प्रमुख सिफारिशें बताइए। तो मंडल कमीशन था, उसकी जो ओबीसी जो वर्ग था उसकी आरक्षण को लेकर 27% आरक्षण को लेकर जो बीपी सिंह के उसमें की गई थी, ठीक है, बीपी मंडल के। और भारत रूस के संबंधों का विवरण कीजिए, ठीक है। आजकल थोड़े मतलब शीत युद्ध के बाद में भारत का झुकाव अमेरिका की तरफ बढ़ता गया है थोड़ा थोड़ा और रूस से हटता गया है, ठीक है। मंडल कमीशन समझ गए। भारतीय विदेश नीति की विशेषताएं, यानी भारत विदेश में युद्ध की पहल भारत नहीं करेगा, और भी बहुत सारे जो विदेश नीति तत्व हैं, पंचशील सिद्धांत वगैरह, ये आप लिख सकते हो। दोस्तों सोवियत संघ के विघटन के कारणों व परिणामों पर चर्चा कीजिए। सोवियत संघ का विघटन कैसे हुआ, उसके कारण क्या रहे, ठीक है, और उसके विघटन के परिणाम क्या रहे, यानी विश्व में एक ध्रुवीय व्यवस्था प्रारंभ हो गई इस तरीके से। संयुक्त राष्ट्र संघ के अंगों का उल्लेख करते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ में भारतीय योगदान को विस्तार पूर्वक लिखिए, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ है उसके अंगों का आपको उल्लेख करना है और संयुक्त राष्ट्र संघ में भारतीय जो योगदान है उसको विस्तार पूर्वक आप लोगों को लिखना है। दोस्तों स्वतंत्रता के पश्चात भारत के सम्मुख कई चुनौतियां थी, ठीक है। तो इस कथन की व्याख्या कीजिए, क्या क्या चुनौतियां थी, यानी विस्थापन, विभाजन, ये जो चुनौतियां थी, एकता को बनाए रखना, विकास करना, देश की जनता को गरीबी से निकालना। इंदिरा बनाम सिंडिकेट के मुद्दे पर विश्लेषण कीजिए। सिंडिकेट किसे कहते हैं, कांग्रेस के लिए शब्द का प्रयोग होता है। कांग्रेस के जो उस समय के तत्कालीन जो उच्च नेता थे, आज भी ये वर्ड प्रयुक्त होता है सिंडिकेट, लेकिन जो उस टाइम जो उच्च नेता थे जैसे कि मोरारजी देसाई हो गए, ठीक है, ये वगैरह के कामराज वगैरह, ये जो उच्च नेता थे वो कांग्रेस जिनसे पार्टी चलती है, वरिष्ठ नेता हैं, उनको सिंडिकेट कहते हैं। और इस मुद्दे में इंदिरा गांधी के समक्ष किस प्रकार की चुनौती प्रस्तुत कर दी, यानी इंदिरा को सरकार से निकाल दिया। अगली बार कांग्रेस का विभाजन भी हो गया, फिर इंदिरा को खुद के बल पर लड़ना था, ये चुनौतियां थी और कैसे इंदिरा जीती। दोस्तों इस पेपर की विद प्लान्ड एकदम आंसर की है वो मैंने टेलीग्राम चैनल पर दोस्तों अपलोड कर दी, आप लोग जाकर दोस्तों आराम से देख सकते हो, जिसकी फुल वीडियो मैं अभी डालने वाला हूँ। सबसे पहले तो बता देता हूँ आपको दोस्तों, 100% आपको आदर्शिक परीक्षा में आएंगे, पेपर आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप्स में, आप लोग ज्वाइन कर सकते हो दोस्तों। बाय बाय, टेक केयर। ऐसे दोस्तों आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं दोस्तों अगले ही वीडियो में दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।